दानियाल ने तेज कदमों से चलते हुए सबके सामने आज़ा का हाथ इंतहाई मजबूती से पकड़ा और गुस्से से तपती गरजदार आवाज में बोले, ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है। ये लड़की मेरी बीवी है और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का दूसरा निकाह करवाने की? पूरे हाल में मौत का सा सन्नाटा छा गया। आज़ा ने सुर्ख नम आंखों से अपने 38 साला खुरूश और बावकार प्रोफेसर को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त दुनिया का कोई खौफ नहीं था, बल्कि अपनी 22 साला स्टूडेंट को खो देने का वो पागलपन और जुनून था जिसके सामने अजनबी तो किया, आज़ा की अपनी अना भी घुटने टेक चुकी थी। आज़ा यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में तेज कदमों से चल रही थी। इसका दिल सीने में धड़क रहा था क्योंकि वो पहले ही क्लास के लिए 10 मिनट लेट हो चुकी थी। आज उनका पहला सेमेस्टर था और सबसे अहम बात यह थी कि नया सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के सबसे सख्त गिर और मायानाज उस्ताद प्रोफेसर दानियाल आ रहे थे। प्रोफेसर दानियाल, जिनकी उम्र 35 साल थी, लेकिन उनकी शख्सियत का रोब, गहरी संजीदा आंखें और कलफ लगे हुए सूट उनको अपनी उम्र से भी ज्यादा मेच्योर और बावकार बनाते थे। दूसरी तरफ आज़ा थी महज 19 साल की मासूम, चंचल और जिंदगी से भरपूर लड़की। जैसे ही आज़ा ने क्लास रूम का दरवाज़ा खोला, पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। डाइस पर खड़े प्रोफेसर दानियाल ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी पर नज़र डाली और फिर अपनी गहरी सर्द आंखें आज़ा पर टिकाईं। मिस, दानियाल की भारी और रोबदार आवाज़ क्लास में गूंजी। वो, सर, आई एम सॉरी। रास्ता भूल गई थी। आज़ा ने घबरा कर अपनी नज़रें झुका लें। इसकी उंगलियां इसके बैग के स्ट्रैप को सख्ती से भींच रही थीं। दानियाल ने चंद सेकंड गहरा सांस लिया, फिर अपनी ऐनक ठीक करते हुए बोले, मेरा एक उसूल है मिस आज़ा। मेरी क्लास में वक्त की पाबंदी सबसे पहला सबक है, लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूं। बैठ जाएं। आज़ा ने जल्दी से सर हिलाया और आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। इसने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतना पुरकशिश और बैक वक्त इतना खौफनाक हो सकता है। वक्त गुजरता गया और आज़ा के लिए प्रोफेसर दानियाल की क्लास एक डरावना ख्वाब भी थी और एक खूबसूरत इंतज़ार भी। दानियाल का पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि हर तालिब इल्म उनके सहर में खो जाता। आज़ा अक्सर पढ़ाई के बहाने दानियाल के चेहरे के तासुरात को देखती रहती। इसे दानियाल का बात करते हुए हाथ हिलाना और बात बात पर समझे आप कहना बहुत अच्छा लगता था। दानियाल भी स्मार्ट उस्ताद थे। वो आज़ा की इस मासूमाना चोरी को भांप चुके थे। जब भी आज़ा उन्हें टिकटिकी बांधे देखती, दानियाल अचानक इससे कोई मुश्किल सवाल पूछ लेते। हाँ तो मिस आज़ा, आप बताइए, जो पॉइंट मैंने अभी समझाया, इसका क्या मतलब है? दानियाल ने डाइस पर हाथ रखते हुए बराह रास्त आज़ा को देखा। आज़ा हड़बड़ा कर खड़ी हुई। सर, वो क्लास में हल्की सी सरगोशी हुई। दानियाल के चेहरे पर एक धीमी ना महसूस सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उन्होंने फौरन छुपा लिया। क्लास के बाद आप मेरे ऑफिस में आएंगी, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। क्लास खत्म होने के बाद आज़ा डरते डरते प्रोफेसर दानियाल के केबिन के बाहर खड़ी थी। इसने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाएं, अंदर से आवाज़ आई। आज़ा अंदर दाखिल हुई तो देखा दानियाल कुछ पेपर्स चेक कर रहे थे। दानियाल ने पेपर्स एक तरफ रखे और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आज़ा को देखा। सर, मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा में क्लास में ध्यान दूंगी, आज़ा ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। दानियाल ने इसे देखा। 19 साल की ये लड़की कितनी मासूम थी। इसके चेहरे पर बचपना साफ झलकता था, जबकि वो खुद जिंदगी के तपते हुए 35 साल गुजार चुके थे। दोनों के दरमियान 16 साल का ये फासला सिर्फ उम्र का नहीं, सोच और तजुर्बे का भी था। लेकिन न जाने क्यों आज़ा की ये नादानी दानियाल के सख्त दिल में एक अजीब सी हलचल मचा देती थी। दानियाल अपनी कुर्सी से उठे और आज़ा के करीब आकर रुक गए। उनकी परफ्यूम की तेज और सेहर अंगेज खुशबू आज़ा के हवासों पर छाने लगी। मिस आज़ा, दानियाल की आवाज़ अब सख्त नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सा धीमापन था। उम्र का ये जो हिस्सा है ना, इसमें दिल बहुत जल्दी भटकता है। मैं यहाँ आपका मुस्तकबिल बनाने आया हूँ, इसे बिगाड़ने नहीं। पढ़ाई पर तवज्जो दें, समझी आप? आज़ा ने सर उठाकर दानियाल की आंखों में देखा, जहाँ गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी फिक्र और तड़प थी। आज़ा को लगा जैसे इसका दिल हमेशा के लिए इस 35 साला प्रोफेसर के नाम हो चुका है।
जी सर, आज़ा ने आहिस्ता से कहा और मुड़ने लगी, लेकिन जल्दी में इसका दोपट्टा दानियाल की मेज़ पर पड़े एक फाइल होल्डर में उलझ गया। जैसे ही इसने झटका दिया, फाइलें नीचे गिरने लगे और आज़ा का तवाज़ुन बिगड़ा। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, दानियाल ने लपक कर उसका बाजू थाम लिया। आज़ा सीधी दानियाल के सीने से जा लगी। दानियाल की मजबूत गिरफ्त आज़ा के बाजू पर थी और दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया। दानियाल, आखिर कब तक तुम हमारी हर बात को हंसी में उड़ा देते रहोगे? लाउंज में बेगम शफीक, दानियाल की वालिदा, ने चाय का कप मेज़ पर पटकते हुए सख्त लहजे में कहा। दानियाल, जो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मार्क्सशीट अपडेट कर रहा था, ने गहरा सांस लिया और ऐनक उतार कर मेज़ पर रख दी। उम्मी, मैंने आपसे कहा तो है, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, दानियाल ने धीमी आवाज़ में समझाने की कोशिश की। वक्त? दानियाल, तुम और 30 साल के हो चुके हो। तुम्हारे साथ के लड़के बच्चों वाले हो गए। अगर अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? मैंने तुम्हारी मासी की बेटी सारा का रिश्ता तय करने का सोच लिया है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुघड़ है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगले हफ्ते हम उनके घर जा रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। बेगम शफीक ये कहकर गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दानियाल ने बेबसी से सर सोफे की पुश्त पर टका दिया। इसकी बंद आंखों के सामने फौरन एक चेहरा लहराया, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और गालों पर पड़ते हुए गड़े। आज़ा। वो आज़ा से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उनके दरमियान का 16 साल का ये फासला इसे कदम आगे बढ़ाने से रोक देता था। वो अक्सर सोचता कि लोग क्या कहेंगे। आज़ा के घर वाले एक 38 साल के मर्द को अपनी जवान बेटी का हाथ कैसे देंगे? लेकिन दिल था कि आज़ा के सिवा किसी और का नाम लेने को तैयार ना था। दूसरी तरफ आज़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी किताब के सफ़हात पलट रही थी, लेकिन इसका ध्यान कहीं और था। वो जानती थी कि इसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है और उसके बाद दानियाल को रोज़ देखना, उनकी आवाज़ सुनना, सब ख़त्म हो जाएगा। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो दानियाल के दिल का हाल जानती थी, क्योंकि मोहब्बत छुपाए नहीं सकती। दानियाल का इसका हद से ज़्यादा ख्याल रखना, क्लास में इस पर ख़ास नज़र रखना और किसी दूसरे लड़के से बात करने पर दानियाल के चेहरे पर आने वाली नागवारी, ये सब आज़ा के लिए उनकी मोहब्बत का सबूत था। अगले दिन आज़ा ने हिम्मत की और एक बार फिर प्रोफेसर दानियाल के ऑफिस का रुख किया। आ जाओ आज़ा, दानियाल ने बगैर सर उठाए इसके कदमों की चाप से पहचान लिया। आज़ा अंदर आई, लेकिन आज वो खामोश नहीं रही। वो दानियाल की मेज़ के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। सर, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। दानियाल ने कलम रखा और उसकी संजीदा शक्ल देखकर चौंक गए। जी पूछो। यूनिवर्सिटी अगले 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है। उसके बाद क्या आप मुझे भूल जाएंगे? आज़ा की आवाज़ में नमी थी। दानियाल का दिल जैसे एक पिल के लिए धड़कना भूल गया। इसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, आज़ा, तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, मैं अपने अच्छे शागिर्दों को कभी नहीं भूलता। स्टूडेंट? आज़ा ने तल्खी से हंसकर कहा। इसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर गिरा। 3 साल से आप मेरी आंखों में सिर्फ एक स्टूडेंट का एहतराम देख रहे हैं सर। क्या आप वाकई इतने नादान हैं? आप बनने की अदाकारी कर रहे हैं। आज़ा, अपनी हद में रहूं, दानियाल ने कड़कदार आवाज़ में कहा, लेकिन इसकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं अपनी हद में ही हूं सर, लेकिन मैं थक गई हूं इस खामोशी से। मैं आपसे मोहब्बत करती हूं दानियाल, और मुझे आपकी उम्र के इस फासले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज़ा ने आखिरकार अपने दिल का गुबार निकाल दिया। दानियाल शशदर रह गया। इसने कभी सोचा नहीं था कि आज़ा इस तरह उसके सामने खड़े होकर अपने इश्क का एतराफ़ कर लेगी। इसने आज़ा के करीब आकर उसके कंधे थामे। आज़ा, पागल मत बनो। तुम अभी 22 साल की हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं एक बूढ़ा दरख्त हूं, तुम नई नवीली कुल्ली हो। दुनिया हमें जीने नहीं देगी। और मेरी माँ ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। दानियाल ने दिल पर पत्थर रखकर आखिरी जुमला बोला ताकि आज़ा पीछे हट जाए। ये सुनना था कि आज़ा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शादी? आप किसी और से शादी कर रहे हैं? इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हाँ, दानियाल ने नज़रें चरा लें।
आज़ा ने तड़प कर अपना कंधा उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। ठीक है, अगर आप में दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो मैं भी देखती हूँ कि आप किसी और के साथ कैसे खुश रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज़ा सिर्फ दानियाल की है और किसी की नहीं। वो रोती हुई ऑफिस से बाहर भाग गई और दानियाल वहीं बेबस खड़ा रह गया। इसके अपने गाल पर भी एक गर्म आंसू बह निकला था। यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था और रात के वक्त एक शानदार फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया गया था। पूरा हाल रोशनियों और मौसीकी से गूंज रहा था, लेकिन दो दिल ऐसे थे जहां उदासी का अंधेरा फैला हुआ था। आज़ा ने इस रात सुर्ख रंग की खूबसूरत फराक पहन रखी थी। खिले बाल, हल्का सा मेकअप और सुर्ख लिबास में वो वाकई बिला की खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई हूर जमीन पर उतर आई हो। हाल में मौजूद हर शख्स की नज़रें इस पर थीं, लेकिन आज़ा की नज़रें सिर्फ एक चेहरे को तलाश कर रही थीं। प्रोफेसर दानियाल ब्लैक सूट में मलबूस हाल के एक कोने में खड़े थे। उनकी नज़रें आज़ा पर जिम चुकी थीं। वो इसकी खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहे थे और आज़ा भी बार बार चोरी छुपे दानियाल को देखकर अपनी नम आंखें साफ कर रही थी। दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ बोले बगैर नज़रों का तबादला हो रहा था, जिसमें जुदाई का खौफ साफ देखा जा सकता था। रात के 12 बज चुके थे और फंक्शन अब ख़त्म होने के करीब था। आज़ा का क्लासमेट ज़ियान, जो काफ़ी दिनों से आज़ा पर नज़रें जमाए हुए था, इसके करीब आया। आज़ा, काफ़ी रात हो गई है और इस वक्त तुम्हें कोई कैब, क्लाउड कार भी नहीं मिलेगी। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ज़ियान ने हमदर्दी जताते हुए कहा। आज़ा ने कुछ सोचा, फिर उसकी नज़र दानियाल पर पड़ी, जो दूर खड़े उन्हीं को देख रहे थे। दानियाल को जलाने और उनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए आज़ा ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, ठीक है ज़ियान, थैंक यू। दानियाल ने जब आज़ा को ज़ियान के साथ जाते देखा तो उनके अंदर हसद की आग भड़क उठी। वो तेज़ी से उनके पीछे बढ़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आज़ा ज़ियान के साथ उसकी कार में बैठकर जा चुकी थी। दानियाल का दिमाग माऊफ हो गया। उन्होंने एक पिल की भी परवाह नहीं की और पागलों की तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ज़ियान की कार के पीछे लगा दी। सुनसान सड़क पर दानियाल ने कार की स्पीड बढ़ाई और एक खतरनाक किक मारते हुए ज़ियान की कार के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। करीचच, ज़ियान ने जोर से ब्रेक लगाई। इससे पहले कि ज़ियान कुछ समझ पाता, दानियाल गुस्से से तपते हुए गाड़ी से उतरे। उन्होंने ज़ियान की कार का दरवाज़ा खोला, आज़ा का हाथ इंतहाई सख्ती से पकड़ा और इसे खींचकर बाहर निकाला। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ज़ियान ने एतराज़ करना चाहा, लेकिन दानियाल ने इसे एक ऐसी खूनखार नज़र से देखा कि वो पीछे हट गया। दानियाल ने बगैर कुछ बोले आज़ा को अपनी कार की फ्रंट सीट पर बिठाया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आज़ा खामोशी से दानियाल के तने हुए चेहरे को देख रही थी, जिस पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जुनून था। अभी वो दोनों आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि अचानक सामने पुलिस का नाका नजर आया। एक पुलिस वाले ने हाथ हिलाकर दानियाल की गाड़ी को रुकने का इशारा किया। दानियाल ने गाड़ी साइड पर रोक ली। हाँ भाई, इतनी रात गए एक जवान लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? पुलिस अफसर ने शक की निगाह से दानियाल और फिर सुर्ख जूड़े में मलबूस आज़ा को देखा। ऑफिसर, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, दानियाल ने संजीदगी से कहा। स्टूडेंट? इतनी रात को? और ये लिबास? हमें बेवकूफ़ समझते हो? चुल्लू थाने चुल्लू, वहीं पता चलेगा, पुलिस वाले ने रोब झाड़ा। दानियाल कुछ कहने ही वाले थे कि आज़ा ने देखा कि ये दानियाल को हासिल करने का आखिरी और सुनहरी मौका है। इसने फौरन रोना धोना शुरू कर दिया। इसने फिल्मी अंदाज में अपने आंसू बहाते हुए पुलिस वाले से कहा, इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए हमें थाने मत ले जाएं। हम घर से भाग कर आए हैं। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और अब निकाह करने जा रहे हैं। अगर आपने हमें पकड़ लिया तो हमारे घर वाले हमें जान से मार देंगे। आज़ा ने रोते हुए दानियाल का बाजू थाम लिया। दानियाल की आंखें हैरत से फैल गईं। आज़ा, ये तुम क्या बकवास? खामोश रहे दानियाल, अब पुलिस से क्या छुपाना? आज़ा ने दानियाल की बात काटते हुए पुलिस वाले की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ मौलवी साहब भी है, बस हमारी मदद करें। पुलिस अफसर का दिल पिघल गया था, शायद वो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। अच्छा बाबा, रो मत। यहाँ पास ही हमारी चौकी के करीब एक मस्जिद है, चुल्लू तुम दोनों का निकाह वहीं पढ़वा देते हैं, ताकि कानूनन तुम मियाँ बीवी बन जाओ और हमारा सर दर्द खत्म हो।
दानियाल कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे थे। आज़ा के इस अचानक पते ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया था। रात के इस पहर पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर मौलवी साहिब ने गवाहों के सामने उनका निकाह पढ़ा दिया। क्या आपको आज़ा बिन्त सलीम से ये निकाह कबूल है? मौलवी ने पूछा। दानियाल ने आज़ा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त एक फातिहाना चमक और बेपनाह मोहब्बत थी। दानियाल ने हारे हुए दिल के साथ कहा, कबूल है। निकाहनामे पर दस्तखत होने के बाद दानियाल आज़ा को लेकर वापस गाड़ी में आए। अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गाड़ी आज़ा के घर के बाहर आकर रुकी। आज़ा ने मुस्करा कर दानियाल की तरफ देखा, लेकिन दानियाल का चेहरा अब भी सख्त और गुस्से से सुर्ख था। गाड़ी से उतरो आज़ा, दानियाल ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। दानियाल, अब तो हम। आज़ा ने उनका हाथ छूना चाहा, लेकिन दानियाल ने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं इस निकाह को नहीं मानता। दानियाल की आवाज़ में दो टोक फैसला था। तुमने पुलिस के सामने झूठ बोलकर, जज्बाती ड्रामा करके मुझे मजबूर किया। ये निकाह सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है मेरी नज़र में। हमारी उम्र का फासला, मेरी माँ की पसंद, सब अपनी जगह कायम है। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे घर महफूज छोड़ने आया था। आज के बाद मेरे सामने मत आना। आज़ा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर उतरी और दानियाल की आंखों में आंखें डालकर बोली, अब माने आना माने प्रोफेसर दानियाल, खुदा के कानून के मुताबिक अब आप मेरे शौहर हैं। और आज़ा जिस चीज़ को अपना बना ले, इसे दुनिया की कोई ताकत इससे दूर नहीं कर सकती। मैं आपके दिल का इकरार भी करवा कर रहूंगी। आज़ा मुड़ी और अपने घर के अंदर चली गई, जबकि दानियाल ने गुस्से से गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। निकाह तो हो चुका था, लेकिन मोहब्बत की असल जंग अब शुरू होनी थी। दानियाल के इन अल्फाज ने कि मैं इस निकाह को नहीं मानता, आज़ा के वजूद को अंदर से रेजा रेजा कर दिया था। वो लड़की जो दुनिया से लड़ने का हौसला रखती थी, अपने ही मान के टूटने पर अंदर से बिल्कुल खामोश हो गई। एक हफ्ता इसी अजियत में गुजर गया। आज़ा ने ना कुछ खाया, ना किसी से बात की, बस कमरे की दीवारों को तकती रहती। इसी दौरान एक शाम उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। वो ज़ियान था, वही क्लासमेट जिसकी कार से दानियाल ने इसे उतारा था। आज़ा ने बेदिली से फ़ोन उठाया। हेलो आज़ा, कैसी हो तुम? ज़ियान की आवाज़ में फ़िक्र थी। देखो, इस दिन प्रोफेसर दानियाल ने जो कुछ किया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे और उनके दरमियान कुछ है। शायद वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ हो तो मैं कल ही अपने उम्मी अबू को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूँ। आज़ा ने एक गहरा सांस लिया। वो दानियाल की बेरुखी से बुरी तरह थक चुकी थी, इसका दिल टूट चुका था। इसने सोचा कि जब दानियाल को इसकी परवाह ही नहीं, तो वो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे। पत्थर का कलेजा करके आज़ा बोली, ठीक है ज़ियान, अपने घर वालों को भेज दो, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन जब ज़ियान के घर वाले आज़ा के घर पहुँचने वाले थे, आज़ा ने कांपते हाथों से प्रोफेसर दानियाल का नंबर मिलाया। दानियाल, जो इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में बैठे मुसलसल आज़ा के बारे में ही सोच रहे थे, उन्होंने फ़ौरन कॉल उठाई। हेलो आज़ा, दानियाल की आवाज़ में एक तड़प थी। प्रोफेसर दानियाल, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मुझे अभी इसी वक्त आज़ाद कर दें, वो आज़ा ने बगैर किसी तमहीद के रोते हुए कहा, और दानियाल का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। दानियाल के हाथ से कलम छूट गया। उन्होंने फ़ौरन वापस कॉल मलाई, लेकिन आज़ा ने कॉल काट दी। दानियाल ने बार बार फ़ोन किया। जितनी बार फ़ोन उठता, आज़ा सिर्फ एक ही जुमला बोलती, मुझे तलाक दें, और फ़ोन बंद कर देती। दानियाल का दिमाग काम करना छोड़ गया था। वो तड़प कर रह गए, लेकिन उनकी अना अभी भी आड़े आ रही थी। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए। आखिरकार आज़ा और ज़ियान के निकाह का दिन आ पहुंचा। घर में मेहमान जमा थे। आज़ा सफ़ेद और सुनहरी खूबसूरत अरूसी जोड़े में मलबूस अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। सुबह सवेरे इसने आखिरी बार दानियाल को कॉल की। दानियाल, आज मेरा ज़ियान से निकाह है। अगर आप वाकई मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, तो खुदा के लिए मुझे इस वक्त फ़ोन पर तलाक दे दें, ताकि मैं किसी और की हो सकूं। वो आज़ा ने हिचकियों के दरमियान कहा। यह सुनना था कि दानियाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
आज़ा किसी और की हो जाए। ये ख्याल ही उनकी रूह फना करने के लिए काफ़ी था। उन्होंने बगैर कुछ बोले फौरन कालकेट की अपने कोट और गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी अना को हमेशा के लिए दफन करके इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी की स्पीड उड़ती हुई जा रही थी। दानियाल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। नहीं आज़ा, तुम सिर्फ मेरी हो। लाहौर पहुंचते ही दानियाल सीधे इसी पुलिस स्टेशन गए जहां उनका निकाह हुआ था। वो इस इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को गवाह के तौर पर साथ लेकर आज़ा के घर पहुंचे। उधर लाउंज में काजी साहब ने जैसे ही कहा, आज़ा बिन्त सलीम किया आपको जियान वलद, रुक जाए, ये निकाह नहीं हो सकता, एक गरजदार आवाज़ गूंजी और हाल का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। प्रोफेसर दानियाल पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल हुए तो सब हैरान रह गए। जियान और आज़ा के घर वाले गुस्से से खड़े हो गए। प्रोफेसर दानियाल, ये क्या बदतमीजी है? आज़ा के वालिद ने गुस्से से कहा। दानियाल तेज कदमों से चलते हुए सीधे आज़ा के पास पहुंचे, जिसकी आंखों में दानियाल को देखकर एक नई उम्मीद जाग उठी थी। दानियाल ने सबके सामने आज़ा का हाथ इंतहाई मजबूती से पकड़ा और बुलंद आवाज में बोले, ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है। ये लड़की मेरी बीवी है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का दूसरा निकाह करवाने की? पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। जियान ने आगे बढ़कर दानियाल को हटाना चाहा। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं सर? दानियाल ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर निकाहनामे की कॉपी दिखाई और बोला, ये कोई बकवास नहीं है। उन दोनों का कानूनी और शरई निकाह एक हफ्ता पहले हमारे सामने हो चुका है। और जियान साहिब आप एक शादीशुदा औरत को वरगला कर जबरदस्ती शादी कर रहे थे। चलिए थाने। पुलिस ने जियान को वहीं हथकड़ी लगाई और अपने साथ ले गई। आज़ा के घर वाले सदमे और हैरत की तस्वीर बने खड़े थे। दानियाल ने आज़ा के वालिद के सामने सर झुकाया। मैं माजरत खा हूं सर, लेकिन आज़ा मेरी जिंदगी है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। दानियाल ने आज़ा का हाथ थामा, इसे लेकर बाहर आए और अपनी कार में बिठा दिया। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। आज़ा ने रोते हुए दानियाल की तरफ देखा। अब तो इस निकाह को नहीं मानते थे ना? फिर क्यों आए? दानियाल ने गाड़ी एक साइड पर रोकी। वो मुड़े और आज़ा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में अब कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और हार माने का एतराफ़ था। मैं गलत था आज़ा। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो उम्र के फासले और दुनिया के डर से अपनी मोहब्बत को ठुकरा रहा था। जब तुमने तलाक का नाम लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे बगैर दानियाल कुछ भी नहीं है। मुझे मुआफ़ कर दो। मुझे ये निकाह, तुम्हारा ये जुनून और तुम्हारी मोहब्बत सब दिल और जान से कबूल है। आज़ा ने मुस्करा कर दानियाल के सीने पर सर रख दिया, जहां अब 38 साल के प्रोफेसर और 22 साल की स्टूडेंट के दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहे थे। उम्र का फासला मिट चुका था और मोहब्बत का आखिरी सबक मुकम्मल हो चुका था।